नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं रहा था। इसका प्रमुख कारण था कि मेरे बड़े भैया का देहांत हो गया था। इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। परंतु अब आने वाले समय में कंटिन्यू रखूँगा वीडियो। तो उसी आधार पर आज मैं फिर से आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एक और नवीन अध्याय को लेकर, एक नया टॉपिक को लेकर वापस आया हूँ। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स अनुच्छेद 32, आर्टिकल्स 32, जिसे संवैधानिक संशोधन का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक के अंतर्गत आता है। 12 से 35 है, परंतु 14 से लेकर 32 तक ही देखा जाता है। मैं सारा अनुच्छेद को भी कराऊंगा। उस मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 32। कैसा है, क्या है, आइए समझते हैं। हमें पता है कि मौलिक अधिकार हमारा एक ऐसा अधिकार है जो भारत के केवल नागरिकों को दिया जाता है और उस अधिकार के तहत वो अपने जीवन में सारे कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। और यदि मौलिक अधिकारों का हनन यदि होता है तो वो सीधा और सीधा न्यायालय के पास जा सकते हैं और न्यायालय उनकी रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है। तो वो कैसे करते हैं? वो मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करने वाला वो ऐसा कौन सा तत्व है जो हमें अपने मौलिक अधिकार को बचाए रखने में मदद करता है? तो वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का अधिकार कहा जाता है, यानी यह अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का भी मौलिक अधिकार है। यह हमें यह सहूलियत देता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों में से किसी भी एक अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो हम उस अधिकार के प्राप्ति हेतु हम किसी भी कोर्ट पे जा सकते हैं। हम इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से कुछ फैसला या कुछ रीट या कुछ आदेश देंगे। और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ आदेश या कुछ रिट जारी कर सकते हैं। तो क्या है, आइए उसके विलंब ना करते हुए विस्तार से समझते हैं, संक्षेप में। ठीक है ना, विस्तार मतलब संक्षेप, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो आइए देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के अधिकार जिसे रिट कहा जाता है उसकी चर्चा की गई है। अब ये प्रश्न आता है कि रिट होता क्या है। देखिए, रिट के बारे में आपको अगर बताएं तो ये वह अधिकार, वह आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दायर करते हैं। ये वह आदेश है जो सरकारी संस्थानों और सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है जो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाते हैं या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें वो रोकता है वो अधिकार और आपके मौलिक अधिकार को बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 अधिकार जो रिट कहलाते हैं, उनका पहला जो अधिकार है वो आपके सामने है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कर्पस। इसे हाबियस कर्पस भी कहा जा सकता है क्या ये? इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करें, है ना। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को थाना के अधिकारी, कोई सिपाही अगर उसे गिरफ्तार करता है और 24 घंटे से ज्यादा के लिए वो अपने पास रखता है और कोर्ट में हाजिर नहीं करता है। ऐसे नियम तो है कि 24 घंटे के अंदर जो है आप कोर्ट में उसे पेश कर सकते हैं, पेश करना ही पड़ेगा, परंतु यात्रा का टाइमिंग नहीं जोड़ा जाता। मैं इसके बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा अगर कोई अधिकारी, कानूनी अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को अपने कारागार में रखता है तो उस व्यक्ति का परिजन, उसके घर के जितने भी परिजन हैं, अगर वो जाकर के हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है कि उसके व्यक्ति को घर में से उठा कर ले चला गया है बिना कोई कारण का और उसे काफी समय से जेल में रखा गया और कारागार में भी नहीं पहुंचा रहे, तो वो सीधा कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, याचिका दायर करेंगे और इस एवज में कोर्ट एक आदेश जारी करेगा कि उसे सशरीर हमारे सामने लेकर आओ। यदि उसके पकड़े जाने का कोई पुख्ता कारण नहीं मिलेगा तो न्यायालय जो है उसे तुरंत रिहा कर देगा और उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा और रिवाइज करते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है परमादेश, मैंडेमस। ये क्या होता है, ये किस प्रकार का रीट है, ये किस प्रकार का अधिकार है। तो ये भी सरकारी संस्थान या अधिकारी पर लागू होता है। यदि कोई सरकारी संस्थान या सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, जो उसके दायित्व में दिया गया है, जिसके लिए इसे चुना गया है, तो उसके ऊपर भी हम याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट उसके लिए आदेश जारी करेगा कि आपको जिस कर्तव्य के लिए रखा गया है, आप उस कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी देखा जाता है कि कोई सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है अपने उस पद के आधार पर। वो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, इसके बावजूद भी उस पर परेशानियों का बोझ डाल दिया जाएगा, तो उस अधिकारी के ऊपर में इस प्रकार का रीट या आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। अभी किस प्रकार का अधिकार या आदेश का चर्चा कर रहा है। तो देखिए, होता क्या है, यदि कोई सरकारी अधिकारी या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा हो जो कि उसके योग्य में नहीं है, या फिर वो उसके लिए नियुक्त ही नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी वो उस कार्य कर रहा है और अपने उस पद का जो उसने प्राप्त नहीं किया है, उस पर अपने कार्यों का गलत निर्वाह कर रहा है, किसी व्यक्ति पर उसके अधिकारों को हनन कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, जबकि उस पद में वो नियुक्त नहीं है, वो किसी और पद के लिए चुना गया था, इसके बावजूद भी वो उस पद को कर रहा है जो कि उसके योग्यता में नहीं है, तो उस पर भी यह अधिकार, यह आदेश जारी किया जा सकता है कि आप किस अधिकार से, क्वो वारंटो, किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं, आपको यह अधिकार किसने दिया है। इसके एवज में भी आप याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट आपको सहूलियत देगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अधिकार के क्रम में अगला अधिकार है प्रतिषेध। ये क्या होता है, देखिए, साधारण तो ये जो प्रतिषेध और उसके बाद उत्प्रेषण है, ये न्यायालय पर लागू होता है। तो इस प्रतिषेध में क्या बोला गया है, इस वाले प्रतिषेध में यानी रिट में यह कहा गया है कि यदि कोई न्यायालय, मुख्य रूप से कोई निचली अदालत कोई फैसला करने जाता है और वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसकी सीमा से बाहर का वो कार्य कर रहा है, तो ऊंचे की अदालत यानी उचली मतलब उच्च की अदालत जो है, उसे उस कार्य को करने से रोकता है। आप इसको फैसला कैसे कर सकते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, उसे रोकता है, यानी फैसला सुनाने से पहले उसे रोक देता है। यदि हम याचिका दायर कर देते हैं कि सर, कोई व्यक्ति बंगाल में है, बंगाल का रहने वाला है, और उसे दिल्ली में फैसला सुना जा रहा है, दिल्ली की अदालत के द्वारा, तो वहां पर इसे रोका जाएगा और कहेगा कि उसकी सजा की व्यवस्था तो उसके राज्य की अदालत करेगी, आप उसे वहां पहुंचा दीजिए। यानी ये प्रतिषेध जो अधिकार है, जो रीट है, वो केवल उस निचली अदालतों पर लगता है जो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई फैसला सुनाता है, उसे रोकने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखिए, पांचवा, उत्प्रेषण, सर्चियोरिटी। ये किस प्रकार का आदेश या अधिकार है। देखिए, इसके तहत जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये दोनों ही अधिकार जो है वो न्यायालयों पर लगता है। उच्च की अदालत जो है वो निचली अदालत को देता है इस तरह का आदेश या रिट। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में हमने देखा कि कोई फैसला सुनाने के पहले उसे रोक दे रहा है। इसमें क्या है कि फैसला सुनाने के बाद ही से उसके न्याय को फिर से अपने अंदर में लेकर उसका पुनरावलोकन करके आदेश दिया जा सकता है, या उसके अधिकारों को दिलाया जा सकता है जिस व्यक्ति को वो फैसला सुना रहा है। कहने का तात्पर्य, यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई फैसला सुना देता है और कोई व्यक्ति, याचिका, उसके परिवार के जन जो है वो उच्च की अदालत में जाकर याचिका दायर करता है, तो उच्च की अदालत जो है उसके दिए गए फैसले को खारिज करके पुनः अपने पास पुनः अवलोकन करने के लिए कि सच में वो उसका दोषी है या नहीं, फैसला करने के लिए अपने पास बुला लेता है, उसके फैसला को रद्द कर देता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 प्रकार के जो रिट या अधिकार है या आदेश है, ये केवल सरकारी संस्थान और सरकारी अधिकारी पर ही लागू होता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होता है। इसीलिए तो कहा गया है ये मौलिक अधिकारों का भी मौलिक अधिकार है, और ये संविधान का एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में खुद भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। इससे लोग के न केवल अधिकारों की रक्षा होती है, बल्कि उसका संरक्षण और उसके दायित्व का भी निर्वाह करवाया जाता है और उसका विकास किया जाता है। तो
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये अंक भी इस तरह से जो भी वीडियोस बाकी है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, जैसा कि मैंने कहा था और मैं करा रहा हूँ। कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं करा पाया, लेकिन इसके लिए मैं आपसे पहले भी माफी मांगा हूँ, अब भी मांग रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में उन सारे वीडियोस को मैं कवर करूंगा और आपको बड़े संक्षेप में सारे डिटेल को समझाने की चेष्टा करूंगा परीक्षा के उद्देश्य से। इसी वादे के साथ, इसी आस के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।